हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। तो हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में यूनिट नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है स्कोप। वो हम आज इस क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या है, स्कोप। ठीक है, चलो देखो, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च की बात करें तो स्कोप होता है एक प्रकार से मैं बोलूँ कार्य क्षेत्र। स्कोप क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है। मतलब कोई रिसर्च है वो कहाँ कहाँ पे काम में आएगी। ठीक है, अगर नर्सिंग रिसर्च है तो जाहिर सी बात है नर्सिंग फील्ड में आएगी, लेकिन नर्सिंग फील्ड में भी कहाँ कहाँ काम में और कैसे आती है वो हम स्कोप में देखते हैं। जिसमें नंबर 1 है हमारे पास रिसर्च इन नर्सिंग प्रैक्टिस। रिसर्च नर्सिंग प्रैक्टिस में किस प्रकार का स्कोप रखती है। ठीक है, तो देखो, हेल्थ का प्रमोशन, ठीक है, मेंटेनेंस एंड डिजीज़ का प्रिवेंशन। ठीक है, तो नंबर 1 की बात करते हैं, हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ का प्रमोशन की बात, आज जितनी भी मेडिसिन हम देखते हैं, बीमार होते हैं, दवाई खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हेल्थ का प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, ये सब किसकी देन है, नर्सिंग रिसर्च की देन है। रिसर्च हुई, रिसर्च होने के बाद इतनी सारी दवाइयों का हमें पता चला और उसका यूज़ से क्या हुआ, हेल्थ का प्रमोशन हुआ। ठीक है, डिजीज़ से प्रिवेंशन हुआ, हेल्थ का प्रमोशन हुआ। ठीक है, मेंटेनेंस से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें खाने की चीज़ें जो होती है उनमें पता ये रहता है कि इसमें ये चीज़ होती है, उसमें ये चीज़ होती है, तो हम उसी प्रकार उसको यूज़ करते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ये सब किसने बताया हमको, रिसर्च ने। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नंबर 2, पेशेंट सेंटर्ड केयर कोऑर्डिनेशन। पेशेंट सेंटर केयर का मतलब क्या हुआ, पेशेंट सेंटर केयर का मतलब ये हुआ कि पेशेंट खुद अपने इलाज के लिए इन्वॉल्व हो, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ पेशेंट खुद इन्वॉल्व है और अपना ट्रीटमेंट लेने के साथ वह उनके साथ क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं पेशेंट सेंटर केयर। तीसरा बात करें, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी एंड केयर, देखो कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आ गए। पहले बेहोश करने के लिए डंडा मारा जाता था, फिर उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया, एक बार आदमी बेहोश हो गया तो पता नहीं कब उठेगा कि नहीं उठेगा। पहले ट्रीटमेंट के बहुत ही वियर्ड तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च जब से हुई है उसके बाद में नए नए संसाधन आ गए हैं, नए नए उपकरण आ गए, इंजेक्शन आ गए हैं, इंजेक्शन लगाने का तरीका आ गया है। पहले एक ही इंजेक्शन से सबको लगा दिया जाता था, अब जब भी इंजेक्शन लगाना हो एक नए सिरिंज का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग डिफरेंट टाइप की मेडिसिन आ गई है। तो ये सारी चीज़ें किसकी देन है, नर्सिंग रिसर्च की देन है। इससे क्या हो गई, पेशेंट की सेफ्टी और हेल्थ केयर में क्या आ गई, क्वालिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद करें पैलिएटिव एंड एंड ऑफ लाइफ केयर। पैलिएटिव और एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब ये है कि वह पेशेंट, पैलिएटिव केयर का मतलब ये है कि वह पेशेंट जो सीरियस इलनेस पे है, सीरियस इलनेस मतलब बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है, डेंजरस इलनेस से पीड़ित है, डेंजरस डिजीज़ से पीड़ित है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जैसे कैंसर हुआ, एड्स हुआ, ऐसी कोई भी बीमारी हो सकती है जिससे सफ़र कर रहा है कोई पेशेंट, तो उसको एंजाइटी दूर करना, उसका पेन दूर करना, ताकि उसकी जो स्वास्थ्य के जो उसकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है डिजीज़ को लेके, उसको कम किया जा सके। हमें पता है इस डिजीज़ का इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पेशेंट की पेन और एंजाइटी को हम कम कर सकते हैं ताकि बची हुई लाइफ को सर्वाइव करने में उसको आसानी हो। ठीक है, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जाहिर सी बात है नर्सिंग रिसर्च हुई है तो हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल जाता है। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोज़ में बहुत बार बता चुका हूँ, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में। नंबर 6 की बात करें, डेवलप्स नर्सेज वर्किंग एनवायरनमेंट। डेवलप्स वर्किंग एनवायरनमेंट, देखो नर्सिंग रिसर्च की देन से नए नए कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं, नई नई नॉलेज आती है, पुरानी नॉलेज रिफाइन हो जाती है। तो इससे क्या है, जो काम करने का स्टैंडर्ड है वो भी अपर हो जाता है। तो काम करने का स्टैंडर्ड अपर हो जाता है तो नर्सेज के लिए एक वर्किंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाता है। जब देखो किसी गड्ढे को मान लो हमें एक हाथ से खोदना है, एक फावड़ी से खोदना है, उसी गड्ढे को हमें किसी मशीन से खोदना है, तो ईजी किससे रहेगा, मशीन से। इससे क्या करता है, काम में मन होता है, काम करने का मन होता है, काम में क्वालिटी आती है। तो इससे क्या होता है
नर्सेज के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशन बनाए गए। इसमें एक मतलब ये और रहेगा कि जैसे नर्सेज के लिए अलग से उनके स्टे के लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था हो, रहने के लिए एक अलग से हॉस्टल हो, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर टाइमिंग हो, आने जाने के लिए बस हो, वॉशरूम्स हो, ठीक है। तो ये भी एक वर्किंग एनवायरनमेंट है। और मतलब जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में आवश्यकता पड़ती है तो रिसर्च करके ये पता, इससे क्या किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नंबर 7 की बात करें, होम केयर एंड कम्युनिकेटिंग हेल्थ नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस। होम केयर विजिट, आजकल तो होम केयर सर्विस का सिस्टम चालू हो गया है। घर पे पेशेंट घर पे है तो घर पे जाके उसकी केयर की जा सकती है, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसको इजी कैरी किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी टेस्टिंग किट्स आ गई है जिससे डिजीज़ को आसानी से चेक किया जा सकता है। ऐसे सिंप्लीफाइड मेडिसिन आ गई है जिनको आसानी से कैरी करके हम पेशेंट को घर पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्टार मार्क के कि द मेन एम ऑफ द रिसर्च, द मेन एम ऑफ द किसका, नर्सिंग रिसर्च, द मेन एम ऑफ नर्सिंग रिसर्च इन नर्सिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसका मेन जो लक्ष्य है किसका, नर्सिंग रिसर्च का, वो ये है प्रोवाइड्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हमें क्या मिल जाता है नर्सेस को और डॉक्टर्स को, जो भी मेडिकल फील्ड में, तो रिसर्च उसे क्या देती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसके अलावा हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव नर्सिंग केयर। दूसरा उद्देश्य यह है कि क्वालिटी हाई हो जाती है, नर्सिंग रिसर्च से क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाता है और इसकी कॉस्ट वह कम हो जाती है, ठीक है। आप देख रहे हो कितनी कॉस्ट कम हो गई है, आज फ्री में ट्रीटमेंट चालू हो गया है, ठीक है। तो ये सब रिसर्च की देन है। तो पहला क्या है, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च में रिसर्च इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अब दूसरा हम देखेंगे रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। एजुकेशन में इसका क्या रोल रहता है, किसका, नर्सिंग रिसर्च का, ठीक है। हाँ तो बच्चों, स्कोप में हम नंबर 2 पे बात करते हैं, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन में नंबर 1 है टेस्टिंग द इफेक्टिविटी ऑफ द ओल्ड टीचिंग मेथड्स, ठीक है। हमने देखा कि नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर नर्सिंग रिसर्च का क्या रोल था, ठीक है। अब नर्सिंग एजुकेशन में नर्सिंग रिसर्च का क्या रोल रहेगा, देखो। टेस्टिंग द इफेक्टिविटी ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग के तरीके हैं, जो पढ़ाए जा रहे हैं टीचिंग के तरीके, उनको क्या करना, टेस्ट करना। टेस्ट करके ये पता लगाना कि वो जो तरीके हैं टीचिंग के वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, और हैं तो कितने, क्या इससे बेहतर कोई तरीके हो सकते हैं। इसके लिए तो क्या करना, टेस्ट करना, किनको, ओल्ड टीचिंग मेथड्स को। ये काम किसका, रिसर्च का। नंबर 2, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये लास्ट में मैंने टेक्निक्स लिखा है, ठीक है। ये मेथड है, ये टेक्निक्स है। तो क्या करना, क्या इंक्रीज करना, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग मेथड्स। जो टीचिंग के तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनमें क्या करना, उनकी एफिशिएंसी को क्या करना, इंक्रीज करना। पहले में क्या करना, इफेक्टिविटी चेक करना, दूसरे में एफिशिएंसी इंक्रीज करना, ठीक है। नंबर 3 की बात करें, जनरेटिंग न्यू इफेक्टिव टीचिंग टूल्स। क्या करना, रिसर्च के द्वारा नए टीचिंग टूल्स जनरेट करना। आपको पहले देखा होगा कि पहले एक दीवार पे लिख के चौक से पढ़ाया जाता था, लेकिन अब देखो धीरे धीरे रिसर्च की देन से बोर्ड की साइज़ बढ़ गई है, मार्कर बोर्ड आ गए हैं, उसके अलावा डिजिटल बोर्ड भी आ गए हैं, प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, पोस्टर्स, पेंटिंग हैं, 3D, तो ये सारी चीज़ें आ गई है। तो ये सब किसकी देन है, रिसर्च की देन है, ठीक है। तो क्या हो गया, नए इफेक्टिव टूल्स जनरेट हो गए। क्या हो गए, नए इफेक्टिव टूल्स जनरेट हो गए हैं। नंबर 4 की बात करें, डेवलप ए क्यूरिकुलम फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या करना, क्यूरिकुलम होता है पाठ्यक्रम। क्या होता है, पाठ्यक्रम। इसको बोलते हैं सिलेबस। क्या बोलते हैं, सिलेबस। तो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए सिलेबस, जो भी सिलेबस रहेगा फर्स्ट ईयर में, कितना सिलेबस रहेगा, कितने टाइम का रहेगा, कितने घंटे की क्लासें रहेगी, है ना, कौन सा मटेरियल पढ़ाने को रहेगा, ये सारा जो पाठ्यक्रम का डिसाइड हुआ है वो रिसर्च करने के, बच्चों के मेंटल लेवल का स्टडी करने के बाद ही डिसाइड हुआ है, ठीक है। नंबर 5, एनहेंस द साइकोमेट्रिक डोमिनेंस। साइकोमेट्रिक डोमिनेंस होता है मानसिक रुचि बढ़ाना।
ठीक है। अमोंग द नर्सिंग स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ने के लिए उनकी जो मानसिक रुचि है उसको बढ़ाना। रिसर्च की मदद से कई इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई है बीच में, टूर, पिकनिक्स, क्रिएटिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी जो इंटरेस्टिंग हो, पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग हो। इससे क्या होता है, इससे साइकोमेट्रिक डोमिनेंस बढ़ता है। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव, साइको का मतलब होता है मानसिक, तो साइकोमेट्रिक डोमिनेंस बढ़ता है। यूँ कह सकते हैं बच्चों में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाना। नंबर 6, आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द नर्सिंग स्टूडेंट। नर्सिंग स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी स्टडिंग एजुकेशन के दौरान, एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कोई कमी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नर्सिंग स्टूडेंट फेस कर रहा है तो उसका पता लगाना और उसको मैनेज करना, ये रिसर्च का काम है। उसके अलावा नंबर 7, रिफाइनिंग एंड जनरेटिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। रिफाइनिंग और जनरेटिंग, मैंने आपको पहले बताया रिसर्च का 2 ही काम है, पुरानी नॉलेज को रिफाइन करना और नई नॉलेज जनरेट करना। तो इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर नॉलेज को जनरेट करना। बाय टीचिंग लर्निंग, एक तो होता है स्टूडेंट पढ़ने वाला, एक होता है पढ़ाने वाला, दोनों के लिए रिसर्च करके नॉलेज को जनरेट करना ताकि बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके और कोई भी टीचर हो जो उनको पढ़ा रहा है वो इंटरेस्ट के साथ, क्रिएटिविटी के साथ उनको अच्छे से पढ़ा सके। नंबर 8 की बात करें, रिसोल्विंग एनी इशू रिलेटेड टू नर्सिंग एजुकेशन। ये सिंपल सी बात है कि कोई भी इशू रहेगा नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड तो उसको सोल्व करना है। उसके अलावा स्टार लगा के इसमें भी है, द मेन एम ऑफ द रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा नर्सिंग रिसर्च का मुख्य उद्देश्य किसमें, नर्सिंग एजुकेशन में ये रहेगा कि एफिशिएंसी को बढ़ाना। इसकी नर्सिंग एजुकेशन के अंदर एजुकेशन की एफिशिएंसी को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। तो ये है रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन में स्कोप नंबर 2। अब स्कोप नंबर 3 हम देखेंगे, रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो देखते हैं। हाँ तो बच्चों, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च में नंबर 3 है हमारे पास, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो, हम तो 2 की ही बात करेंगे, नर्सिंग या मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल, ठीक है। प्रबंधन होता है मैनेजमेंट, व्यवस्था संभालना। रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 1 हमारे पास, असेसिंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल मतलब संस्था का स्ट्रक्चर। देखो क्या करना, असेस करना। पहला काम क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन, रिसर्च। असेस करेगा किसको, स्ट्रक्चर को, कंट्रोल को, कम्युनिकेशन को, स्टाफिंग को, पैटर्न को, बेनिफिट्स को, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को, ठीक है। तो ये सब क्या करेगा, रिसर्च के द्वारा क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो कॉलेजेस का वो होता है, क्या करते हैं इसको, यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेजेस का इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके अंदर चेक किया जाता है स्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं, रूम साइज़ है कि नहीं, लैब कितनी है, रूम प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। कंट्रोल कितना है बच्चों के ऊपर, बच्चे निश्चित समय पे आते हैं, जाते हैं और पढ़ते हैं कि नहीं। उसके अलावा कम्युनिकेशन कैसा है बच्चों टीचर्स के बीच में, टीचर्स का आपस में, स्टाफिंग पैटर्न क्या है, क्या प्रॉपर स्टाफ है कि नहीं है, बेनिफिट्स बच्चों के लिए क्या सुविधाएँ हैं और स्टाफ के लिए क्या सुविधाएँ हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है कि कोई भी व्यक्ति जब साल भर काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे उसका इंक्रीमेंट किया जाता है, उसको प्रमोशन दिया जाता है, वैसा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ असेस किया जाता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। नंबर 2, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स, जैसे कि काम करने का तरीका ये रहेगा, जैसे हमारे डायरेक्टर सर होते हैं, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, स्टाफ कितना रहता है, ऐसे हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट के ऊपर कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितने पेशेंट के ऊपर कितना डॉक्टर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स में आती है, ठीक है। इस हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर, वॉशरूम किधर होना चाहिए, वार्ड किधर होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या करना, डेवलप करना और इनको टेस्ट करना। ये सब काम किसका है, नर्सिंग रिसर्च का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इसमें दिया गया आगे, विच आर बेनिफिटेड फॉर एम्प्लॉयज़ एंड, इनको टेस्ट करने का और डेवलप करने का उद्देश्य यह है कि एम्प्लॉयज़ को इससे फ़ायदा हो और स्टूडेंट्स को भी हो, ठीक है। एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको और स्टूडेंट्स को।
नंबर 3, रिटेंशन एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग पर्सनल। नर्सिंग के अंदर जो भी कर्मचारी काम करे उनका बेहतर तरीके से यूज किया जा सके, कम समय में अच्छा बेहतर यूज़ किया जा सके। नंबर 4 की बात करें, रिसर्च हेल्प टू सॉल्व द एनी इशू रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब में कॉमन लाइन है, आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी इशू रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे प्रैक्टिस में हो, चाहे एजुकेशन में हो, उसको सॉल्व करता है कौन? रिसर्च। और नंबर 5, डेवलपिंग न्यू नॉलेज एंड रिफाइनिंग ओल्ड नॉलेज। ये भी कॉमन थिंग्स है, ये भी आप लाइन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो तीनों में। कि नई नॉलेज तैयार करना, पुरानी को रिफाइन करना, किसके अंदर? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ताकि क्या किया जा सके? एडमिनिस्ट्रेशन का रेगुलेशन अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो ये नर्सिंग रिसर्च के स्कोप है। पहला स्कोप नर्सिंग प्रैक्टिस, दूसरा स्कोप नर्सिंग एजुकेशन, तीसरा स्कोप नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पढ़ने का सही तरीका है, नोट्स उतारें, वीडियो को पॉज करके उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें और ध्यान से सुनें। ठीक है, ये हमारी रिसर्च के अंदर यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय।